वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ ऑल अबाउट एक्सरसाइज कोर्स। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज समझनी है कि एक्सरसाइज होती क्या है, लिफ्टिंग होती क्या है, जो हम वेट्स लिफ्ट करते हैं जिम में उसका मतलब होता क्या है, उनको समझना कैसे है। उसके लिए हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, मोमेंट आर्म्स क्या होते हैं। इस वाले लेक्चर में हम उन सारे टॉपिक्स को रिविजिट करने वाले हैं। और बेसिकली ये वाला लेक्चर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट के ये 2-3 लेक्चर्स हैं इन टॉपिक्स पर वो बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास हैं। जो आज का लेक्चर होने वाला है, अगर किसी को वो 2 लेक्चर्स नहीं देखने या 3 लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आज के लेक्चर में हम एक रिविजन करने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स का। और जब आपको ये टॉपिक सारे समझ आएंगे तभी आप एक्सरसाइज या लिफ्टिंग को समझ पाओगे। तो जो आज का लेक्चर है या आज का वीडियो है, इससे आपकी जिम में जो आप वर्कआउट्स करते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। सो बिफोर मूविंग इनटू एनी थ्योरीज, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है, हम एक्सरसाइज किसको कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि एक्सरसाइज क्या होता है तो आप क्या कहोगे कि एक्सरसाइज की डेफिनेशन क्या है। जो आप जिम में वर्कआउट करते हो या जो वेट लिफ्ट करते हो उनको एक्सरसाइज कहते हैं, या रनिंग को हम एक्सरसाइज कहेंगे, या हम स्विमिंग को एक्सरसाइज कहेंगे। एक्चुअल में हम एक्सरसाइज कहेंगे किसको? तो एक्सरसाइज की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस इंटरनल फोर्स। बट सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस इंटरनल फोर्स एक्चुअल में है क्या। तो जब भी आप वर्कआउट करते हो जिम में, लेट्स से हम डंबल कर्ल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई एम परफॉर्मिंग अ डंबल कर्ल, ठीक है, एक डंबल कर्ल में परफॉर्म कर रहा हूं। ये डंबल क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस पॉइंट पे हूं अभी डंबल कर्ल के, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स मेरे आर्म को एक्सटेंड करना चाह रहा है नीचे, ठीक है। ये एक्सटेंड ना हो, मेरे बाइसेप को भी या मेरे एल्बो फ्लेक्सर्स को भी एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा सो दैट ये नीचे ना जाए। तो जो एक्सरसाइज है वो कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है जो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस इंटरनल फोर्स। ये जो एक्सरसाइज है ये फाइट है, दिस इज अ फाइट बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, ये डंबल हो सकता है, अभी यहां पर देखो एक केबल भी है, ये केबल हो सकती है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी हो सकती है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है। अभी हम वो भी डिसाइड करेंगे कि फोर्स कौन कौन से होते हैं, सोर्सेज ऑफ फोर्स क्या होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं फोर्स के जो आपको जिम में देखने को मिलते हैं। सो अभी तक हमने ये डिफाइन किया कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या है। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, इंटरनल फोर्स हमारी बॉडी या मसल्स प्रोड्यूस करती हैं। बट अभी हमने ये डिफाइन ही नहीं किया कि फोर्स क्या है। लेट्स डिफाइन फोर्स, ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 8th 9th का। बट फोर्स की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो फोर्स इज अ पुश और पुल। अगर मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूं, ठीक है, इस दीवार को पुश कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है। मैं इस रोप को अगर पुल करता हूं, दिस इज ऑल्सो फोर्स। सो बेसिकली आप फोर्स को ये समझो कि कोई भी पुश या पुल उसको हम फोर्स कहेंगे। अब फोर्स की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, इक्वेशन होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया है यहाँ पर। अब हम फोर्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ढंग से समझ लिया तो आप फ्यूचर में एक्सरसाइज को भी ढंग से समझ लोगे, आप किसी भी एक्सरसाइज को अच्छे से ब्रेक डाउन कर लोगे। सो लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। सो फोर्स के बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फोर्स के बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक अमाउंट होता है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किस अमाउंट से इस वॉल को धक्का दे रहा हूं, या डंबल है, जो डंबल है ये 5 kg का है, तो 5 kg या 5 यूनिट्स इसका अमाउंट है। तो फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है। अब सबको पता होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी ऑब्वियसली। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगेन डंबल बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग अ डंबल बाइसेप कर्ल, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नीचे है। ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस डंबल विच वांट्स टू पुश माय एल्बो इनटू एल्बो एक्सटेंशन, जो मेरे आर्म को एक एल्बो एक्सटेंशन में लेके जाना चाहती है। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई, एंड फोर्स का जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई होता है। अगर मैं डंबल बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मेरा पाम है ना। मैग्नीट्यूड उसका, अगर मैं एक डंबल बाइसेप कर्ल का एग्जांपल समझू, 5 किलो से मैं डंबल कर्ल कर रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 यूनिट्स। केजी नहीं लिख रहे हम, यूनिट्स ही लिखेंगे फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डायरेक्शन हो गया उसका डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही एक्ट करती है हमेशा, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मेरा पाम इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या हाथ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गए होंगे फोर्स के। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इसी से आपको आगे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसी भी एक्सरसाइज की। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि कभी भी अगर मुझे फोर्स बनाना हो कुछ, ठीक है, फोर्स पहले तो मैं F लिखूंगा, उसके ऊपर एक एरो बनाऊंगा। ये डिफाइन करता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो अगर मुझे कभी 5 यूनिट्स का फोर्स बनाना पड़े तो मैं ऐसे बनाऊंगा, 5 यूनिट्स का फोर्स, कि इस डायरेक्शन में 5 यूनिट्स का फोर्स है। अगर मुझे 3 यूनिट्स का फोर्स बनाना है तो मुझे उसका जो एरो है वो छोटा बनाना पड़ेगा। सो दिस इज प्रोबेबली 3 यूनिट्स ऑफ फोर्स। अगर कोई कहता है कि 10 यूनिट्स ऑफ फोर्स बनाना है इस डायरेक्शन में, तो 10 यूनिट्स इसका डबल हो जाएगा 5 का। तो आप देख रहे हो कि मैं लेंथ भी अलग अलग बना रहा हूं। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है फोर्स, जरूरी नहीं है कि ऐसे इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे पुश करूं तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, सो फोर्स ऐसे भी हो सकता है। तो आपको बस मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर 5 यूनिट्स और 10 यूनिट का फोर्स होगा तो 5 यूनिट के लिए हम एरो छोटा बनाएंगे और 10 यूनिट्स के लिए बड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब हमने जो भी डंबल बाइसेप कर्ल का एग्जांपल लिया था उसको मैं एक बार ड्रॉ करने वाला हूं ताकि आपकी, लेट्स ड्रॉ अ पोजीशन ऑफ डंबल बाइसेप कर्ल। ये मान लो मेरा शोल्डर जॉइंट है, ये मान लो मेरा एल्बो जॉइंट है, और ये एक पोजीशन है जहां पर डंबल पकड़ा हुआ है मैंने। तो बेसिकली मैंने ये 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन ड्रॉ किया है जब मैंने डंबल यहां पर पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर डंबल एक सोर्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। लेट्स से डंबल 5 यूनिट्स का है, ठीक है, डंबल 5 यूनिट्स का है। तो फोर्स लिख देता हूं मैं, डंबल नहीं लिखता, मैं लिख दूंगा फोर्स 5 यूनिट्स है। अगेन केजी वेजी में नहीं जा रहे हम, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्टली डाउनवर्ड, डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा डेफिनेटली, क्योंकि ग्रेविटी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। सो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड बना दिया, डायरेक्शन बना गया, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, हाथ में। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है लाइन ऑफ फोर्स का, लाइन ऑफ फोर्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। लाइन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है, यही लाइन ऑफ फोर्स है जिधर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रहा है, अगर मैं उसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं, सो दिस विल बी लाइन ऑफ फोर्स। तो एक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, डंबल में तो नीचे की तरफ ऐड करिए तो हमने लाइन ऑफ फोर्स सिंपल बना दिया। अगर मैं ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहा हूं, ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहा हूं, तो लाइन ऑफ फोर्स अब नीचे नहीं है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। आप देख रहे हो ये रोप लाइन ऑफ फोर्स है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब नीचे नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट डाउनवर्ड्स। तो ये भी बना सकते हैं हम यहां पर। अगर यहां पर ऐसा केबल स्टेशन है कोई, ये फंक्शनल ट्रेनर, ठीक है, ये फंक्शनल ट्रेनर है, और अगर आप इसको देख पा रहे हो यहां पे, अगर केबल कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है तो लाइन ऑफ फोर्स ये होगी। यहां पर मैं खड़ा हूं और मैं ट्राइसेप पुश डाउन कर रहा हूं, ठीक है, ट्राइसेप पुश डाउन कर रहा हूं या सिंगल आर्म से कर रहा हूं, तो इसमें लाइन ऑफ फोर्स नीचे नहीं होगी, इधर नहीं होगी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, इसमें ये केबल आपको इस डायरेक्शन में पुल कर रही है। तो इस केस में लाइन ऑफ फोर्स ये आ जाएगा। सो बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। किस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है। फोर्स डंबल बाइसेप कर्ल में नीचे था तो लाइन ऑफ फोर्स सीधी नीचे बनी। इस केस में आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो लाइन ऑफ फोर्स को भी हमने इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया है। लाइन ऑफ फोर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको लग रहा होगा कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन सारे डॉट्स थोड़ी देर में कनेक्ट होने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि फोर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली और लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लिया। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स इज ऑलवेज लीनियर। फोर्स हमेशा लीनियर होता है, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में लीनियर है, फोर्स हमेशा लीनियर होता है। अगर लेट्स से ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, इसको मैं यहां से पुश करूं तो यही इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं। या अगर ये पेन है, अगर मैं इसको यहां से पुश करता हूं तो फोर्स लीनियर है, अगर नीचे से इस डायरेक्शन में पुश करता हूं
तो फोर्स लीनियर है। तो फोर्स हमेशा लीनियर होता है, ऐसा रोटेशन में नहीं होता है फोर्स कभी भी, ठीक है। फोर्स इज ऑलवेज लीनियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको आप ध्यान रखना कि फोर्स इज ऑलवेज लीनियर। अब हम बात करने वाले हैं टॉर्क की, टॉर्क की बात करने वाले हैं। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क की बात करने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको टॉर्क समझ आ गया तो आपको एक्सरसाइज समझ आने लगेगी, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम टॉर्क को बोल सकते हैं कि टॉर्क इज एन एबिलिटी ऑफ फोर्स टू क्रिएट रोटेशन। टू क्रिएट रोटेशन मतलब टॉर्क एबिलिटी है फोर्स की टू क्रिएट रोटेशन। फोर्स तो लीनियर है, बट टॉर्क क्या होता है? फोर्स डेफिनेटली लीनियर है, बट वो एक रोटेशन कॉज कर सकता है। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगेन डंबल बाइसेप कर्ल के एग्जांपल समझेंगे क्योंकि वो सिंपल है समझना। मैं अगर डंबल बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो फोर्स तो लीनियर है हर पॉइंट पे, बट ये फोर्स मेरे एल्बो जॉइंट के अराउंड रोटेशन कॉज करना चाह रहा है। आप देख रहे हो, एल्बो जॉइंट के अराउंड रोटेशन कॉज करना चाह रहा है। सो टॉर्क इज एन एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू क्रिएट रोटेशन, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स। दिस इज इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ टॉर्क भी एक, टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू मोमेंटम। फोर्स इंटू मोमेंटम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम। अब फोर्स तो आपको पता है क्या है, फोर्स तो कुछ भी हो सकता है। डंबल एक फोर्स हो सकता है, ठीक है, केबल एक फोर्स हो सकता है। तो फोर्स तो आपको पता है क्या है कि 5 यूनिट्स का फोर्स हो सकता है। आपने डंबल लिया, वो 5 kg का था या 5 यूनिट्स का, हमने उसको ऐसे डिफाइन करें सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो फोर्स आप कह सकते हो कि चलो 5 यूनिट्स का फोर्स लग रहा है, बट ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को डिफाइन अगर आपने कर लिया, अगर आपको मोमेंटम समझ आ गया कि कैसे निकालते हैं, तो टॉर्क आ जाएगा वो समझ में कि कैसे निकालना, क्योंकि फोर्स तो आपको पता ही होगा कि मैं 5 किलो का डंबल उठा रहा हूं। बट ये मोमेंटम अगर आपको आ गया समझ, तो आपको टॉर्क समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर जहां पर भी मोमेंटम बड़ा होगा, अगर मोमेंटम बड़ा है तो टॉर्क बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं अभी। टॉर्क ही रेजिस्टेंस होता है। जो भी आप एक्सरसाइज में फील करते हो, जो भी आप रेजिस्टेंस फील करते हो, वो टॉर्क होता है। फोर्स इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस दैट यू फील इन द वर्कआउट। अगर आप 5 किलो का डंबल उठा रहे हो, ये 5 किलो का डंबल फोर्स है, ये 5 यूनिट का डंबल एक सोर्स ऑफ फोर्स है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। आप 5 यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहे हो। टॉर्क इज द रेजिस्टेंस। तो अगर आपने मोमेंटम निकाल लिया, आपको पता है कि यहां पर मोमेंटम बड़ा है किसी भी पॉइंट पे एक्सरसाइज में, तो उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। या अगर आपने ये निकाला कि यहां पर मोमेंटम बहुत छोटा है, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं डंबल बाइसेप कर्ल करूं, मेरे को लग रहा है कि यहां पर तो मोमेंटम बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर आपकी बॉडी पर सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है, स्टिक विद मी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का। बस आप ये समझो कि मोमेंटम अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली टॉर्क ज्यादा होगा, मोमेंटम अगर कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा। तो आप ये समझ लो कि टॉर्क इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। फोर्स इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। फोर्स इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस, टॉर्क इज द रेजिस्टेंस। तो आप टॉर्क का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंटम। अब हम मोमेंटम डिफाइन करने वाले हैं। मोमेंटम एक्चुअली है क्या? फोर्स तो हमको पता है फोर्स क्या है, मोमेंटम ध्यान रखना मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of force and axis of rotation। ये डेफिनेशन है मोमेंटम की। अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लाइन ऑफ फोर्स आपको पता है, अभी हमने पढ़ लिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन में समझा दूंगा अभी आपको। सो मोमेंटम इज शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बाइसेप कर्ल के एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपका एल्बो जॉइंट है, और ये लेट्स सपोज आप डंबल हो। तो ये मैंने कौन सी पोजीशन बनाई है?
ये डंबल कर्ल की मैंने थोड़ी नीचे वाली पोजीशन बनाई है, जहां पर मैं बिल्कुल बीच में नहीं हूं, हल्का सा नीचे हूं। ठीक है, तो ये मेरा अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगी? यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स बनेगी ऐसे, क्योंकि ये तो डायरेक्शन नीचे है इसका, तो इसी के लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि रोटेशन इसी के एक्सिस के अराउंड हो रहा है। ठीक है, रोटेशन यही तो हो रहा है। ठीक है, एल्बो जॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये ऐसा पॉइंट ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड रोटेशन कॉज हो रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। लाइन ऑफ फोर्स ये होगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ फोर्स। ये अगर आपको और डिटेल में जानने हैं तो मैंने पिछले लेक्चर्स में ये कंप्लीट डिटेल में समझाए हैं, तभी वो लेक्चर्स बहुत बड़े हैं, एक एक 2-2 घंटे के। ठीक है, फोर्स का एक अलग लेक्चर है, टॉर्क का एक अलग लेक्चर है, इन सब का अलग अलग लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो आप वो उसमें देख सकते हो। अब लाइन ऑफ फोर्स बना दी हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी। अब मोमेंट आर्म बनाना है। मोमेंट आर्म का डेफिनेशन क्या थी? शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन पर शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब मुझे इस लाइन से इसके ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। इस लाइन ऑफ फोर्स से इस जॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं, जॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ये 90 डिग्री होगा? ये 90 डिग्री तो लग नहीं रहा। ठीक है, क्या ये 90 डिग्री होगा? नहीं, ये भी 90 डिग्री लग नहीं रहा है। बट अब देखो, क्या ये 90 डिग्री है? डेफिनेटली ये 90 डिग्री है। अगर आप ये देखो 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है लाइन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो जो ये डिस्टेंस होगी, ये मोमेंट आर्म होगी, ये मोमेंट आर्म होगी। अभी हम इसके 2 और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक ड्रॉ और करते हैं। 90 डिग्री मैंने अभी यहां पे बना दिया, डंबल कर्ल का एक इस वाली पोजीशन बना दिया, एक डंबल कर्ल की याली पोजीशन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगेन ये शोल्डर जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट, यहां पर हूं मैं कहीं। ठीक है, यहां पर हूं मैं कहीं ऊपर। तो लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर देते हैं पहले। दिस विल बी लाइन ऑफ फोर्स, दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ना भी बनाओ तो आप सिंपली, आपको पता है कि मुझे जॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है 90 डिग्री। कहां से? लाइन ऑफ फोर्स से। तो कहां पर बनेगा 90 डिग्री? क्या ये 90 डिग्री? नहीं। क्या यहां से 90 डिग्री बनेगा जॉइंट के ऊपर? नहीं। ये पोजीशन 90 डिग्री है, देख रहे हो? अब ये इतना सा जो पोर्शन है, ये मोमेंट आर्म होगा आपका। अब आपको मैं ये समझाने वाला हूं इसके माध्यम से, जो हमने मोमेंट आर्म पढ़ा है, लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा है, कि डंबल कर्ल कहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। जब आप डंबल कर्ल कर रहे होते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहां पर लगती है एक्सरसाइज? इस मोमेंट आर्म, क्योंकि मैंने बताया था ना, मोमेंट आर्म जहां पर बड़ा होगा सबसे ज्यादा, वहां पर टॉर्क या रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपकी बॉडी को। तो जहां पर भी डंबल बाइसेप कर्ल के जिस भी पॉइंट पे मोमेंट आर्म सबसे बड़ा होगा, वहां पर टॉर्क या रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो हम 3 पोजीशन बनाते हैं। 3 पोजीशन के बेसिस में आपको समझा दूंगा कि डंबल कर्ल कहां पर डिफिकल्ट होता है, और आप उसको एनालाइज भी करना है। आपको वहीं पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा डंबल बाइसेप कर्ल। तो हम 3 पोजीशन बनाने वाले हैं। हम देखो कौन कौन सी पोजीशन बना रहे हैं। हम एक सबसे ऊपर वाली पोजीशन बनाएंगे, हम बीच वाली पोजीशन बनाएंगे, और एक हम थोड़ी सी नीचे वाली पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और एक चौथी भी बनाएंगे, वो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, चौथी भी बनाएंगे हम। सबसे पहले हम छोटा छोटा बना दें ताकि हम बराबर इस पर बना सके। ठीक है, ये ऊपर वाली पोजीशन है। ये बीच वाली पोजीशन है। ठीक है, 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन। अब एल्बो फ्लेक्शन क्या होता है, हिप फ्लेक्शन क्या होता है, वो मैंने पिछले सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हम इस वाले लेक्चर में वो डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है सबसे मैंने ऑल अबाउट एक्सरसाइज कोर्स के, और एक सबसे लास्ट वाला बना लेते हैं। तो आपको ये पोजीशन समझ आ गई होंगी। ये वाला पोजीशन ये है डंबल बाइसेप कर्ल का, जब मैं ऊपर हूं यहां पर कहीं। ये जो दूसरा पोजीशन है बीच में 90 डिग्री पे हूं, और ये वाला कहां पर है? जहां पर मैं नीचे हूं। अब लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी इसमें लाइन ऑफ फोर्स ये होगी। ठीक है, मोमेंट आर्म किससे ड्रॉ करना है? लाइन ऑफ फोर्स से जॉइंट पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये रहा, देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये मोमेंट आर्म है, आपको दिख गया होगा, ये मोमेंट आर्म है। इस केस में मोमेंट आर्म कैसे बनेगा? लाइन ऑफ फोर्स बना लेंगे पहले, और लाइन ऑफ फोर्स से 90 डिग्री जॉइंट पे।
तो ये देखो यही 90 डिग्री है, यही 90 डिग्री है। तो इस केस में ये मोमेंट आर्म है, तो हम बोल देते हैं इसका ये मोमेंट आर्म 1 है, ये मोमेंट आर्म 2 है, ये वाली चीज। और इस केस में कैसे बनेगी, देखो लाइन ऑफ फोर्स ये होगी आपकी मोमेंट आर्म, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स से 90 डिग्री बनाना है आपको। 90 डिग्री जरूर होना चाहिए, अगर आपको 90 डिग्री नहीं होगा तो मोमेंट आर्म नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म की डेफिनेशन ये थी शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जॉइंट के ऊपर मैंने बना दिया 90 डिग्री, तो ये मोमेंट आर्म 3 हो गया। अब आप खुद देखो ये कितना छोटा है मोमेंट आर्म, बीच में कितना बड़ा है, ये भी ऑलमोस्ट इस जितना ही है। तो आप कभी भी देखना ये जो बीच वाली पोजीशन में, क्योंकि मोमेंट आर्म सबसे ज्यादा बड़ा है, मोमेंट आर्म सबसे ज्यादा बड़ा है T2 पोजीशन में, ये T2 है। फोर्स तो सेम ही है सब में, डंबल का वेट तो सब में सेम ही होगा, 5 किलो 5 किलो 5 किलो, बट मोमेंट आर्म सबसे बड़ा इस केस में है। दूसरे वाले केस में जब आप यहां पर हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे ज्यादा टॉर्क या रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे फील होता है जब आप डंबल बाइसेप कर्ल करते हो। उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी एक्सरसाइज, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो अब जिसको हमने टॉर्क का वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस पोजीशन पे एक्सरसाइज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। लेकिन आप कभी भी ऊपर देखना, यहां पर आप पकड़ के देखना, यहां पर आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा डंबल कर्ल जितना आपको बीच में लगता है। सेम केस विद नीचे, आपको नीचे भी बिल्कुल इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा जितना आपको बीच में लगता है, क्योंकि बीच में आप देखो मोमेंटम कितना बड़ा है, ऊपर कितना छोटा है, इसमें भी कितना छोटा है। एक और डायग्राम बनाते हैं हम, सबसे नीचे वाली पोजीशन, सबसे नीचे बिल्कुल नीचे ये वाली पोजीशन है। देखो ये शोल्डर है आपका, ये एल्बो है और डंबल भी यही है, बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन है। ये नीचे वाली पोजीशन थोड़ी ऊपर थी। इसमें लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, ऑब्वियसली डायरेक्शन फोर्स की नीचे है, तो ये इस एक्सटेंड कर दो तो यही लाइन ऑफ फोर्स है। और अगर आप देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी तो यही है, इसी के अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है। तो इसमें क्या है, लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम ही है, या हम ये बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स इज ओवरलैपिंग विद एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें मोमेंटम बन ही नहीं सकता। मोमेंटम आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसमें तो अलग अलग थी, लाइन ऑफ फोर्स ये थी और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, तो यहां से यहां ड्रॉ करने पड़ी थी हमको लाइन। तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, हमको डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, हमको ये नहीं देखना कि कितना इंचेस है, कितना सेंटीमीटर है, हमको बस ये देखना है कि कितना बड़ा है। इसकी यहां पर सबसे बड़ा है, यहां पर छोटा है, यहां पर छोटा है, तो मतलब यहां पर सबसे डिफिकल्ट होगी एक्सरसाइज। तो इस केस में देख रहे हो आप, ये मोमेंट आर्म था, हमने क्योंकि 90 डिग्री ड्रॉ किया था लाइन ऑफ फोर्स से इस जॉइंट पे, बट इसमें लाइन ऑफ फोर्स ही यही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, मतलब जॉइंट भी इधर ही है। इसका मतलब क्या है, मोमेंट आर्म तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये लाइन इसी के ऊपर आ गई है, तो इस लाइन जब ये लाइन जब इसी के ऊपर आ जाएगी तो ये डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा ना। अगर डिस्टेंस आपका जीरो हो गया, मतलब मोमेंट आर्म अगर आपका जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। इस केस में टॉर्क जो हमारा था फोर्स इंटू मोमेंट आर्म तो जीरो है, तो टॉर्क हो गया जीरो, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पर आपको कोई रेजिस्टेंस ही फील नहीं होता। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप डंबल कर्ल की सबसे नीचे वाली पोजीशन में आ जाना, सबसे नीचे इस वाली पोजीशन में आ जाओ, बिल्कुल डंबल को मैंने नीचे है, बिल्कुल नीचे, आप बहुत देर तक आराम से इस डंबल को पकड़ के खड़े हो सकते हो। यहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि मोमेंट आर्म ही नहीं है, बट आप इस डंबल को जरा 90 डिग्री पे पकड़ना, इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पर आप बहुत देर तक नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि मोमेंट आर्म सबसे बड़ा यहाँ पर है, यही मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म सबसे बड़ा है। और सेम सिचुएशन होगी अगर आप डंबल को पूरा ऊपर ले जाओ, ऐसे इतना ऊपर ले जाओ, पूरा ऊपर ले जाओ कि ये डंबल लाइन ऑफ फोर्स, ये डंबल बिल्कुल आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर ही आ जाए, जैसे इस केस में बिल्कुल यहां पर आ जाए, तो भी आपका एक्सटर्नल टॉर्क या रेजिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि उस केस में भी आपका लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन ओवरलैप कर रही होगी, मोमेंट आर्म ड्रॉ ही नहीं होगा, मोमेंट आर्म जीरो होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी एक्सरसाइज किस पोजीशन पे डिफिकल्ट क्यों होती है, किस पोजीशन पे आसान क्यों होती है, ठीक है। इस सेम एग्जांपल से आप ट्राई से पुश डाउन को भी देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं एक ट्राई से पुश डाउन वाला बना देता हूं आपके लिए, या शोल्डर प्रेस बना देता हूं मैं आपके लिए, वो इजी है, ठीक है। शोल्डर प्रेस बना देता हूं आपके लिए, फिर आप ट्राइसेप एक्सटेंशन, रोप एक्सटेंशन, सब कुछ बना सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सी एक्सरसाइज कहां पर डिफिकल्ट होती है और क्यों होती है, ठीक है। तो शोल्डर प्रेस बनाता हूं सबसे पहले मैं, ठीक है। ये मेरा शोल्डर जॉइंट है,
ठीक है, थोड़ा सा अब इतना अच्छा से नहीं बनाने वाला मैं, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक साइड का बना रहा हूँ। ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपका एल्बो जॉइंट है, ये टॉप पोजीशन है। टॉप पोजीशन नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये टॉप पोजीशन ऐसे नहीं होती। टॉप पोजीशन तो बिल्कुल ऊपर होती है। यहाँ पर आपका ये इस पोजीशन में बना रहा हूँ मैं। ये शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पर आपका एल्बो जॉइंट है और ये डंबल है। ठीक है, ये इस पोजीशन पे हूँ मैं अभी, इस पोजीशन पे आप देख सकते हो। ये पोजीशन ड्रॉ की है मैंने यहाँ पे। ये शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, डंबल, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, डंबल। लाइन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ होगी? ये लाइन ऑफ फोर्स है ना, नीचे की तरफ होगी अगेन, क्योंकि डंबल पे तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो लाइन ऑफ फोर्स ये होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है जब हम शोल्डर प्रेस के ऊपर बात करते हैं? किसके अराउंड रोटेशन कॉज होता है? शोल्डर के अराउंड रोटेशन कॉज होता है। शोल्डर के अराउंड रोटेशन कॉज होता है। तो लाइन ऑफ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी बनाते तो आपको पता है कि ये लाइन ऑफ फोर्स है, मुझे उस जॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ करना है जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है। तो शोल्डर जॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही है। तो इस केस में मोमेंटम कैसे बनेगा? देखो, यहां से यहां ड्रॉ करना है, तो क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। हमको मोमेंटम ड्रॉ करना है। 90 डिग्री कैसे ड्रॉ होगा? आप देखो कहां से ड्रॉ होगा, यहां से होगा, यहां से होगा। ये ही 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये मोमेंट आर्म है। ठीक है, यहां पर मोमेंट आर्म है, तो यहां पर कुछ आप रेजिस्टेंस फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप सबसे टॉप पोजीशन पर चले जाओ, सबसे टॉप पोजीशन पे क्या होता है? आपका एल्बो और शोल्डर जॉइंट ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, आपका एल्बो सबसे टॉप पोजीशन पे क्या होता है? आपका शोल्डर और एल्बो जॉइंट एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। देख रहे हो आप? अगर मैं डंबल ऐसे पकड़ा हूं तो ऑलमोस्ट ऐसा है, तो वो डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो, ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट भी कहीं इधर होगा, डंबल कुछ ऐसा होगा। तो इसमें देखो यहां पर आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होता, क्योंकि यही लाइन ऑफ फोर्स है। यही लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या है? शोल्डर जॉइंट के अराउंड रोटेशन होता है, तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो ये सेम केस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ओवरलैप्स विद लाइन ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम यहां पर क्या होगा? जीरो। टॉर्क मतलब यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू मोमेंटम। अगर मोमेंटम ही जीरो है तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो आप कभी नोटिस करना, जब आप सबसे ऊपर चले जाते हो डंबल प्रेस में, शोल्डर प्रेस में, तो आप बहुत देर तक वहां पर होल्ड कर सकते हो। ऐसा इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता जितना आपको कहीं इधर होता है या यहां पर होता है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा टेंशन मिलेगा जब आप डंबल प्रेस करते हो इस पोजीशन पे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका डंबल प्रेस थोड़ा ईजी होता जाएगा, सबसे ऊपर चले जाओगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे आपको बहुत डिफिकल्ट लगी है एक्सरसाइज। और अगर इससे मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाऊं, दोबारा बना देता हूं मैं दोनों डायग्राम, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी कहां पर मुश्किल है कहां पर नहीं। ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपका एल्बो जॉइंट है, और आप इस पोजीशन में हो अभी। ठीक है, एक पोजीशन ये बना दी मैंने। क्रॉस से मैं जॉइंट बना रहा हूं और डॉट से मैं लाइन सोर्स ऑफ फोर्स या डंबल बना रहा हूं। ठीक है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन दोबारा बना लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन नहीं बना रहा हूं मैं अब, मैं बना रहा हूं ये वाली पोजीशन। देखो, मैं बना रहा हूं ये वाली पोजीशन जहां पर शोल्डर जॉइंट ये है, एल्बो जॉइंट कहीं इधर आ गया है, तो डंबल थोड़ा सा ऊपर आ गया इधर। ठीक है, थोड़ा सा बेटर बना देता हूं मैं इसको। डंबल कहीं इधर आ गया है। ठीक है, ये दो पोजीशन है। यहाँ पहले वाली पोजीशन ये है, दूसरी वाली पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है। एल्बो जॉइंट थोड़ा सा पास आ गया, क्योंकि देखो क्या होता है इस केस में, एल्बो जॉइंट दूर है। जैसे मैं थोड़ा ऊपर आऊंगा तो एल्बो जॉइंट देखो शोल्डर जॉइंट के पास आ गया है। यहाँ पर था दूर था, तो ये वाला पोजीशन ये है। तो इस पोजीशन में मोमेंटम ये होगा। ठीक है, इस पोजीशन में मोमेंटम इतना होगा। देख रहे हो, अब ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है मोमेंटम। इस केस में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसमें थोड़ा कम रेजिस्टेंस होगा, इसमें थोड़ा कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा कम है। इसमें मोमेंटम ज्यादा है, इसमें मोमेंटम कम है, इसलिए रेजिस्टेंस यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। टॉप पोजीशन पर रेजिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स विल बी ओवरलैपिंग विद एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई होप आपको टॉर्क समझ आ गया होगा, लाइन ऑफ फोर्स समझ आ गया होगा, फोर्स समझ आ गया होगा, मोमेंटम समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है होमवर्क में, आपको मोमेंटम ड्रॉ करने हैं डिफरेंट एक्सरसाइज में। जैसे आपको ड्रॉ करना है ट्राइसेप पुश डाउन में, डंबल लेटरल रेज में, फ्रंट रेज में। इसमें आप देखो कि कहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, थ्योरेटिकली आप देखो कि कहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा है, और फिर आप फील भी करो कि क्या यहां पर सबसे ज्यादा मुझे रेजिस्टेंस फील हो रहा है। आपको समझ आ जाएगा कि जो आप थ्योरी
डिराइव कर रहे हो वो मैच कर रही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। आप पहले इसमें ड्रॉ करो मोमेंट आर्म, जहां पर सबसे बड़ा मोमेंट आर्म है जिस भी पॉइंट पे, आप वहां पर एक्सरसाइज करके देखो कि क्या सच में आपको वहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। एंड आप सिर्फ ऐसी एक्सरसाइज लेना जहां पर सोर्स ऑफ फोर्स एक ही हो फिलहाल, मतलब सिर्फ डंबल ही सोर्स ऑफ फोर्स हो। ऐसा ना हो कि आपके एक से ज्यादा सोर्स ऑफ फोर्स हो। बहुत जगह बहुत सारी एक्सरसाइज में एक से ज्यादा सोर्स ऑफ फोर्स भी होते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर मैं डंबल कर्ल कर रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, तो डंबल नीचे की तरफ मुझे पुल कर रहा है, एक लाइन ऑफ फोर्स हो गई। बट फॉर एग्जांपल मैंने यहां से रेजिस्टेंस बैंड भी पकड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस बैंड मुझे इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और ग्रेविटी मुझे इस डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो इसमें दो लाइन ऑफ फोर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें दो लाइन ऑफ फोर्स आ जाएंगे। तो आपको अभी इजी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं जिसमें सिर्फ एक ही फोर्स हो। और अगर आपको एक से ज्यादा फोर्स वाली एक्सरसाइज को भी ब्रेक डाउन करना है, उसके भी ये मोमेंट आर्म्स बनाने हैं, तो वो लेक्चर तो हमारा हो ही गया है रिजल्टेंट फोर्सेस के ऊपर, तो आप चाहो तो उसके भी बना सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, मेक श्योर टू ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन येट अनदर लेक्चर ऑफ ऑल अबाउट एक्सरसाइज कोर्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।